तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा यहां पर द्विस्तंभीय रोकड़ बही का टॉपिक चल रहा है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास तौर से ये वीडियो बन रहे हैं। यहां पर आप किसी भी बोर्ड से हो, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, मेरे दोस्तों एनसीईआरटी का कोर्स हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरीके से आप हमारे दूसरे वीडियो भी देख लीजिए। हमने इसके पहले के भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सॉल्व करे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, हस्त रोकड़ 17,500 रुपए और बैंक का रोकड़ दे रखा है 5,000 रुपए। इसका मतलब दोनों का क्या दे रखा है, बैलेंस दे रखा है 1 तारीख को। तो यहाँ पर हम 1 तारीख डाल देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। और जो कैश का बैलेंस दे रखा है यानी 17,500 रुपए वो कैश में लिख देंगे और जो बैंक का बैलेंस दे रखा है वो हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे। हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। 3 तारीख को माल का नकद क्रय। देखो माल खरीदते हैं हम किस साइड में लिखेंगे, पेमेंट साइड में। जैसा कि आपको पता है पहले से हमने बता रखा है। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है मेरे दोस्तों, उसको रिसीव्ड साइड बोला जाता है और जो क्रेडिट साइड होती है उसको पेमेंट साइड है। मतलब अगर आपने कहीं पर भी पैसे का भुगतान करा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर आपको पैसे कहीं से प्राप्त हुए हैं तो आपको किस तरफ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। चलो अब आगे करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने माल का क्रय करा है। जब हम माल क्रय करेंगे तो हम क्या करेंगे, पैसे का भुगतान करेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे 3 तारीख को, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज आ जाएगा। और हमने क्या करा है, माल का नकद क्या कराया है, इसलिए कैश के अंदर आ जाएगा मेरे दोस्तों 3,000 रुपए और बैंक में क्या लगा देंगे, डैश। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 तारीख को क्या बोल रहा है, 5 तारीख को ये बोल रहा है कि जसमीत से चेक प्राप्त किया। देखो जब भी किसी से चेक प्राप्त करते हैं तो हमें आगे देखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर कि क्या वो चेक किसी और दिन जमा तो नहीं कराया। अगर किसी और दिन जमा कराया होगा ना मेरे दोस्तों चेक, तो जिस दिन चेक प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे, उसकी एंट्री होगी नीचे नोट के अंदर करनी पड़ेगी। तो देखो जसमीत से चेक प्राप्त हुआ, पर इसके बाद में 8 में 10 तारीख को जो मैं एंट्री देख पा रहा हूं उसमें ये बोल रहा है कि जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया। इसका मतलब चेक तो हमें कब प्राप्त हुआ, 5 तारीख को, पर हमने उसको बैंक में कब जमा कराया, 10 तारीख को। तो जो 10 तारीख की एंट्री है वो तो होगी कैश बुक के अंदर, और जो 5 तारीख की एंट्री है वो कहाँ होगी, बाहर नोट के अंदर। हम क्या करेंगे, नीचे नोट डालेंगे और नोट में क्या करेंगे, ये जो 5 तारीख वाली एंट्री है, 5 अगस्त की जो एंट्री है वो हम यहाँ करेंगे भैया बाहर। क्या करेंगे भैया, ये जो चेक प्राप्त हुआ है जसमीत से, इसके लिए हम लिखेंगे भैया यहाँ पर एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जसमीत। और कितनी अमाउंट है भैया, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए लिख देंगे यहाँ पर, और ये एंट्री हो गई भैया बाहर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी अब 8 तारीख की एंट्री करते हैं। तो 8 तारीख की एंट्री बोल रहा है नकद माल का विक्रय। माल का विक्रय प्राप्त होएगा, प्राप्त वाले साइड में लिख देंगे टू सेल्स, और यहाँ डेट डाल देंगे भैया 5 तारीख, 8 तारीख। और हमें नकद प्राप्त हुआ है इसलिए हम नकद में लिखेंगे भैया, मतलब कैश वाले कॉलम में लिखेंगे कितना, 7,000 रुपए, बैंक में लगा देंगे डैश यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 तारीख को, कि जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया। वही 10,000 रुपए वाला चेक हमने जमा कराया, जमा कराएंगे रिसिप्ट वाले साइड में लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड, और कैश के कॉलम में लगा देंगे डैश, और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपए, क्योंकि हमने ये कहाँ का जमा कराया, बैंक के अंदर जमा कराया। यहाँ पर आ जाएगी भैया 10 तारीख। आगे बढ़ जाते हैं भैया 12 तारीख को, माल का विक्रय कर चेक द्वारा भुगतान करा। माल का क्रय कर, क्रय करेंगे पेमेंट वाली साइड में आ जाएगा, पर अब की बार हमने नकद देकर नहीं करा, अब की बार हमने भुगतान कैसे करा है, चेक से करा है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, बाय परचेज, और कैश नहीं दिया इसलिए कैश में लगा देंगे डैश, और जो बैंक का कॉलम है उसमें हम लिख देंगे कितना, 20,000 रुपए। ये आ गया भैया, खत्म बात। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। 15 तारीख को इसमें बोल रहा है कि स्थापना व्यय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया। स्थापना व्यय मतलब स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, कोई सा भी एक्सपेंस दे रखा हो, कोई सा भी खर्चा कर रखा हो, अगर आपके भुगतान लिखा हुआ है ना कि भुगतान करा, तो बस ये भुगतान वाली साइड लिख देना, पेमेंट वाली साइड लिख देना, मतलब क्रेडिट साइड लिख देना। यहाँ पर देखो 15 तारीख की एंट्री हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, और हमने क्या करा, चेक द्वारा भुगतान करा है, मतलब बैंक से भुगतान करा है, तो बैंक के अंदर लिख देंगे कितना, यहाँ पर 1,000 रुपए कैश में डैश आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 तारीख को बोल रहा है कि भैया नकद विक्रय करा। ठीक है, विक्रय तो आपको पता है इधर ही आता है, आप प्राप्ति वाली साइड में, और नकद करा है, इसका मतलब हमारे को कौन से कॉलम में लिखना है, कैश के कॉलम में लिखना है। कितना आ जाएगा,
7,000 रुपये, ये लो भैया इधर आ गया, फिर डैश लगा देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बैंक में रोकड़ जमा कराया 10,000 रुपये। अब भैया बैंक में रोकड़ जमा कराने की होती है कॉन्ट्रा एंट्री, तो 20 तारीख की एंट्री यहाँ पर भी होगी और 20 तारीख की एंट्री यहाँ पर भी होगी। बैंक में जमा कराते तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर हम कर देंगे भैया टू कैश और यहाँ पर क्या कर देंगे भैया बाय बैंक, और जहां बैंक लिखा है वहां हम कैश के अंदर लिखेंगे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का है ना, हाँ, और जहां कैश लिखा है वहां पर हम बैंक में लिखेंगे कितना, 10,000 रुपये है। इसे ही मेरे दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री बताया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे ये बोल रहा है कि व्यापारिक व्यय का भुगतान किया, ठीक है, इसे बोलते हैं व्यापारिक व्यय को बोलते हैं भैया ट्रेड एक्सपेंस, खर्चा कराए कुल मिला के पेमेंट वाली साइड में लिख देंगे बाय ट्रेड एक्सपेंस, और कैसे कराया भुगतान हमने, व्यय का भुगतान किया, नहीं बताया, नहीं बताया तो हम कैश मान लेंगे कि कैश से भुगतान कराया, बैंक में लगा देंगे भैया डैश। तो इस तारीख की एंट्री होगी। अब आगे बढ़ते हैं 27 तारीख को कमीशन का चेक प्राप्त किया। अब आगे देख लो, क्या ये चेक किसी और दिन जमा तो नहीं कराया, किराए का भुगतान किया, रोकड़ आहरण, वेतन का भुगतान नहीं, कुछ आगे की जो ट्रांजेक्शन है उसमें इस चेक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, नहीं बताया है तो हम मान लेंगे कि ये चेक हमें 27 तारीख को कमीशन का प्राप्त हुआ और हमने इसी दिन क्या करा, इसको बैंक में जमा भी करा दिया, तो प्राप्ति वाली साइड लिखेंगे और क्या लिख देंगे टू कमीशन, ठीक है। और कितना है भैया ये 27 तारीख का है, 27 तारीख लिखेंगे और चेक कितने का है, 6,000 रुपए का है, और सीधे बैंक में कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों, 6,000 रुपए, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं 29 तारीख को किराए का भुगतान किया, भुगतान वाली साइड तो तुम्हारे को पता ही है भैया, ये वाली साइड है क्रेडिट वाली साइड, किसका भुगतान करा है, किराए का, तो भैया रेंट आ गया, और भुगतान किया कैसे करा नहीं बताया तो अपन तो भैया कैश मान लेंगे, कैश में लिख देंगे 2,000 रुपये और बैंक में क्या लगा देंगे डैश। आगे बढ़ते हैं भैया 30 तारीख को रोकड़ का आहरण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया, रोकड़ निकाल के ले गया, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल के ले गया, तो पेमेंट वाली साइड में आएगा, पर क्या लिखेंगे हम ड्राइंग्स लिखेंगे, ड्राइंग्स को आहरण बोलते हैं। कितना 1,200 रुपये, नहीं बताया कि बैंक से लेके गया कैश लेके गया, तो अपन तो भैया क्या कर देंगे कैश में डाल देंगे। आगे देखते हैं 31 तारीख को वेतन का भुगतान करा, वेतन तो आ जाएगी बाय सैलरी, लो भैया क्या दिक्कत है, कैसे भुगतान करा नहीं बताया तो अपन तो भैया वही कैश में लिख देंगे, 6,000 रुपये बैंक में आ जाएगा डैश। सारी की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब तो अपन क्या कर लेते हैं फटाफट से इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, तो हमेशा 2 लाइनें छोड़ो और 2 लाइनें छोड़ के यहाँ पर लाइन खींच दो, और लाइन खींच के क्या करो यहाँ पर, चलो टोटल लगाते हैं। सबसे पहले टोटल लगाते हैं कैश कॉलम की, हमेशा हमेशा कैश के डेबिट कॉलम की टोटल लगाया करो। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 17,500 रुपए है, उसके बाद में 7,000 रुपए, उसके बाद में दोबारा से 7,000 रुपए, जो टोटल आ रही है भैया 31,500 रुपए की आ रही है दोस्तों टोटल। अब अपन टोटल लगा लेते हैं क्रेडिट साइड की कैश के कॉलम की, तो 3,000 रुपए है, उसके बाद में 10,000 रुपए है, उसके बाद में 500 है, उसके बाद में 2,000 है, उसके बाद में 1,200 है, उसके बाद में 6,000 है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर टोटल आ रही है 22,700 रुपए की यहाँ पर टोटल आ रही है। तो डेफिनेटली कम आ रही है टोटल यहाँ पर 22,700 आ रही है क्रेडिट साइड की, और 31,500 आ रही है डेबिट साइड की, तो 31,500 डेबिट साइड की ज्यादा है, माइनस कर देते हैं अपन 31,500 में से 27,500 को, तो 8,800 रुपए का क्या निकल गया मेरे दोस्तों, आपका बैलेंस निकल गया। और अब 8,800 रुपए यहाँ बाय बैलेंस लिखने से अब यहाँ की भी टोटल कितनी हो जाएगी 31,500 रुपए, और हम लिख देंगे बैलेंस CD, और ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, डेट डाल देंगे लास्ट वाली। अब लगाते हैं भैया बैंक के कॉलम की। अब बैंक का भैया कहीं पे भी आ सकता है, डेबिट साइड में भी बैलेंस निकल सकता है, क्रेडिट साइड में भी निकल सकता है। देखा जाए मोटा मोटी तो 21,000 टोटल आ रही है क्रेडिट साइड की, डेबिट साइड की देख लेते हैं, डेबिट साइड की ज्यादा दिख रही है 25,000, 26,000, 31,000, भैया 31,000 टोटल आ रही है बैंक की इधर, और 31,000 ही हम लिख देते हैं इधर, और यहाँ पर 31 में से 21 माइनस कर देंगे तो 10,000 जो है वो बैंक का क्या निकल रहा है, यहाँ पर बैलेंस निकल रहा है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर खुशी खुशी खत्म हो गया। तो मेरे दोस्तों हमने यहाँ पर एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन खत्म कर दिया कैश बुक का। अब हम इसके बाद जो वीडियो डालेंगे उस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे आपकी खुदरा रोकड़ वही जिसे बोला जाता है भैया पेटी कैश बुक, और वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी है, वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगी, 1-2 वीडियो के अंदर हम क्या कर देंगे कवर कर देंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर आपकी एनसीईआरटी की बुक का। तो मेरे दोस्तों जब तक आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो मेरे दोस्तों तब तक के लिए क्या रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।